कल मैंने शोध या अनुसंधान से क्या तात्पर्य है और शोध की प्रक्रिया किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है, इसके बारे में मैंने संक्षिप्त जानकारी आपको दी थी। आदिकाल से ही मनुष्य का यह स्वभाव रहा है कि वह अपने परिवेश की रहस्यात्मक स्थिति को उद्घाटित करने का प्रयास करता रहा। आदमी रहस्यों में नहीं जीना चाहता, रहस्यों से घिरे होने पर भी रहस्यों को समझने की कोशिश करता है और इससे उसकी जानकारी बढ़ती है और रहस्यों से जो समस्याएं पैदा होती हैं उन समस्याओं का समाधान भी प्राप्त करने की चेष्टा मनुष्य के स्वभाव का अंग है। 5 तरह से मनुष्य अपनी समस्याओं का समाधान करता रहा है। ऐसी समस्याएं जो उसके ज्ञान के दायरे को बढ़ाती हैं, जो उसे अपनी परिस्थितियों को समझने में और परिस्थितियों से संबंधित रहस्यों के उद्घाटन में मददगार हो रही हैं। पहली विधि मैंने आपको बताया था, विशेषज्ञों से परामर्श करना। यह विधि अद्यतन रूप में भी प्रयोग में लाई जाती है। हम किसी कठिन समस्यात्मक स्थिति से साक्षात्कार करने पर विशेषज्ञों से राय लेते हैं, उसके बारे में अपनी जानकारी बढ़ाते हैं, विशेषज्ञों से परामर्श करते हैं। दूसरी विधि अनुभव की विधि, जो कि अत्यंत व्यापक है और हम अनुभव से बहुत सारी समस्याएं अपने अनुभव से और दूसरे के अनुभवों से प्रतिभाग के आधार पर हम ज्ञान के दायरे को बढ़ाते हैं। तीसरी विधि निगमन तर्क की विधि है, जिसमें हम किसी खास सत्य या सिद्धांत के बारे में जो सामान्यीकरण है उसको सामने रखकर विशेष प्रकार के सत्यों या विशेष प्रकार के वक्तव्यों की ओर हम बढ़ते हैं और इससे हमारी जानकारी बढ़ती है। चौथी विधि आगमन तर्क की विधि है। निगमन और आगमन तर्क की विधियां परंपरागत रूप में ज्ञान के दायरे को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होती रही हैं और मनुष्य इन विधियों के प्रयोग से अपनी जानकारी में नए आयाम जोड़ता रहा है, जिससे ज्ञान का दायरा बढ़ता रहा है। 16वीं सदी में आगमन तर्क की विधि को विशेष महत्व दिया गया। निगमन तर्क की विधि तो पहले से ही प्रचलित थी, लेकिन आगमन तर्क की विधि जिसमें हम सामान्य रूप से ऑब्जर्वेशन करते हैं, विशेष घटनाओं को देखते हैं और उन घटनाओं को देखते हुए उनमें जो समान बातें हैं उनके आधार पर हम सामान्यीकरण करते हैं। यह वैज्ञानिक चिंतन का प्रमुख आधार रहा है और विज्ञान जो आगे बढ़ा है वो
आगमन तर्क की विधि के आधार पर ही बढ़ा है। इसी को इम्पिरिसिज्म कहा जाता है, यानी इम्पिरिकल जो जगत है, इंद्रियानुभव जो संसार है, उसमें हमारी पहुंच और हमारी परख बढ़े, इसके लिए हम आगमन तर्क की विधि का प्रयोग करते रहे। 20वीं सदी के प्रारंभ में इन दोनों विधियों के निगमन तर्क और आगमन तर्क की विधि दोनों के समन्वय से एक नई विधि, एक नई पद्धति ढूंढी गई, जिसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं, और उसी को शोध की या अनुसंधान की विधि के नाम से पुकारा जाता है। यानी वह विधि जिसमें हम निगमन और आगमन तर्क की विधियों का, दोनों का समन्वित रूप में उपयोग करें। तो वैज्ञानिक विधि में पहले तो वैज्ञानिक आगमन तर्क की विधि का प्रयोग करता था और उस पर ज्यादा महत्व देता था। अब वो आगमन और निगमन दोनों को समन्वित रूप में प्रयोग में लाते हुए सत्य और यथार्थ तक पहुंचता था। यानी सत्य तक पहुंचने के लिए आगमन और निगमन दो वैज्ञानिक कैंची के दो धार हैं, एक धार निगमन और दूसरा आगमन। दोनों की मदद से हम सत्य तक पहुंचते हैं और इसी को आधार बनाया गया शोध की विधि का या अनुसंधान की विधि का। इस अनुसंधान की विधि में 5 सोपान है। पहला सोपान यह है कि हम किसी समस्यात्मक परिस्थिति से गुजरते हैं और किसी समस्यात्मक परिस्थिति में हम यह महसूस करते हैं कि कोई हमारा वश नहीं चल रहा है परिस्थिति को समझने में या जानने में या परिस्थिति से जुड़ी समस्याओं के हल करने में। तो ये जो अनुभूत कठिनाई है आदमी को विवश कर देती है, चिंतन के धरातल पर उसको विवश कर देती है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। आप देखेंगे निजी स्तर पर आपकी समस्याएं हों और प्रोफेशनल लेवल पर आपकी समस्याएं हों। शोध में हम निजी स्तर की समस्याओं को विषय नहीं बनाते। शोध में हम जो सामाजिक या शैक्षणिक महत्व के मुद्दे हैं उन्हीं को, जो हमारे व्यावसायिक जगत से संबंधित मुद्दे हैं उन्हीं को हम शोध का विषय बनाते हैं और उससे हमको लाभ मिलता है सामाजिक परिस्थितियों को समझने में, शैक्षणिक परिस्थितियों को गहराई में आंकने में। इस तरह से हमें लाभ होता है और हमारी अंतर्दृष्टि, हमारी सूझबूझ बढ़ती है। तो इस तरह से जो प्रक्रिया है शोध की, उसमें पहले चरण में व्यक्ति को कठिनाई का अनुभव होना चाहिए। What is the problem that is creating trouble? What is the problem that is creating trouble, difficulty? और इस तरह से उस अनुभूत कठिनाई के आधार पर जो पहला काम है, जो चिंतन के मार्ग में जो पहला काम व्यक्ति करता है वह समस्या को चिन्हित करता है। तो पहला चरण हुआ अनुभूत कठिनाई, दूसरा चरण हुआ समस्या को चिन्हित करना। क्या है समस्या और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, क्योंकि समस्या का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाने पर ही हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। जब तक समस्या क्या है यह नहीं मालूम हो तब तक हम किसी भी समस्या का समाधान
भली प्रकार से नहीं कर सकते। आप डॉक्टर के पास भी जाइए तो देखिएगा कि डॉक्टर, जो अच्छा डॉक्टर होता है, वो पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये बीमारी है। कारण कार्य की परंपरा बहुत ही पुरानी चिंतन की परंपरा रही है। जो भी कार्य हैं वो किसी न किसी कारण से होते हैं। यदि बीमारी होती है तो किसी न किसी कारण से हुआ, और उस कारण का निवारण कर दिया जाए तो बीमारी का भी निवारण हो जाए। तो शोध की प्रक्रिया में यदि आप किसी कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं और आपने समस्या को चिन्हित कर लिया, परिभाषित कर लिया, समस्या को पहचानना और पहचान कर उसको एक दायरे में सीमित करते हुए असली समस्या ये है, तब